इंडिया में वक्फ बोर्ड के पास 8.7 लाख प्रॉपर्टीज हैं। टोटल एरिया 9.4 लाख एकड़। और ये सब सरकारी आंकड़े हैं, असली संख्या शायद इससे भी ज्यादा हो। दुनिया में सबसे बड़ा वक्फ लैंड होल्डिंग भारत के पास है। और ये भी याद रखो, भारत में वक्फ तीसरा सबसे बड़ा जमीन का मालिक है, सेना और इंडियन रेलवेज के बाद। इसकी अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपीस है। बातें हो रही हैं, इतनी जमीन, इतना पैसा। अब कुछ सवाल ये उठ रहे हैं, इतना बड़ा और ताकतवर सिस्टम बिना किसी ठीक ठाक नियंत्रण के कैसे चल रहा है? कैसे एक बोर्ड इतनी ज्यादा जमीन पर कब्जा और फैसले अपने आप ले सकता है बिना किसी सुनवाई के? 2013 का वो किस्सा भूलना मुश्किल है। लुटियंस दिल्ली की 123 सरकारी प्रॉपर्टीज एक ही रात में वक्फ बोर्ड को दे दी गई। ना कोई जन विज्ञापन, ना लोकसभा में चर्चा के। आपने भी सुना होगा, वक्फ बोर्ड को लेकर तरह तरह की बातें हो रही है, खासकर सोशल मीडिया पर। कई बार यह कहा जाता है कि एक ऐसी संस्था है अपनी मर्जी से किसी भी जमीन को वक्फ घोषित करके अपने कब्जे में ले सकता है, न मालिक की इजाजत, न किसी न्यायिक प्रक्रिया का पालन, और उसके बाद जमीन हमेशा के लिए वक्फ की हो जाती है। तो क्या ये सच है या कुछ और? क्या यह व्यवस्था एक चुपचाप जमीन हड़पने वाली तंत्र बन चुकी है, या फिर लोगों को गुमराह करके कंट्रोल सरकार अपने पास लेना चाहती है? और अब जब केंद्रीय सरकार नए बदलाव ला चुकी है, तो सवाल ये है, क्या ये बदलाव वाकई जरूरी थे? क्या ये नए कानून अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों को कमजोर करेंगे, या एक बेहतर ईमानदार व्यवस्था बनाएंगे? आज हम इस पूरे वक्फ गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ धर्म का नहीं, जमीन, कानून और नागरिकों के अधिकार का भी मुद्दा है। वक्फ होता क्या है? वक्फ एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है। जब कोई व्यक्ति अपनी जमीन, बिल्डिंग या कोई और चीज अल्लाह के नाम पर दान करता है किसी रिलीजियस या चैरिटेबल काम के लिए, तो प्रॉपर्टी वक्फ बन जाती है। और जब एक बार कोई चीज वक्फ हो गई तो बस हो गई, ना बेची जा सकती है, ना ट्रांसफर। उसका हक परमानेंटली अल्लाह के नाम पर और वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में चला जाता है। इसलिए कहा जाता है, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। जब कोई प्रॉपर्टी वक्फ बन जाती है, उसे मैनेज करने की जिम्मेदारी होती है स्टेट वक्फ बोर्ड की। वही डिसाइड करता है या मस्जिद बनेगी, स्कूल, कब्रिस्तान या कोई और काम होगा। हर प्रॉपर्टी के लिए एक केयर टेकर होता है, जिसे मुतावली कहते हैं। वो जमीन का ध्यान रखता है और वहां से कुछ इनकम भी जनरेट करता है। इनकम का एक हिस्सा बोर्ड को जाता है, बाकी पैसा मुस्लिम समुदाय के भले के लिए होता है। हर स्टेट का वक्फ बोर्ड होता है, जिसके मेंबर स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। सेंट्रल लेवल पर भी वक्फ काउंसिल होती है, जिसके मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। किसी भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के लिए ट्राइब्यूनल भी बनाया गया, और इन सबको रेगुलेट करता है वक्फ एक्ट, जिसे अब हम समझने वाले हैं। 1947 से लेकर 1995 तक वक्फ एक्ट में टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स इसमें बरकरार रही हैं। 2013 में मेजर अमेंडमेंट हुआ। सच्चर कमेटी रिपोर्ट के बेसिस पर यह कम्युनिटी 2005 में बनी थी, मुस्लिम कम्युनिटी की सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशन कंडीशन को समझने के लिए। 2006 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। कमेटी ने कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दिए, जैसे मुतावली के लिए स्ट्रिक्टर रूल्स, ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड कीपिंग जो डिजिटल हो, इंक्रोचमेंट कंट्रोल, विमेन्स रिप्रेजेंटेशन। इन सब के बेसिस पर 2013 का अमेंडमेंट पास हुआ, लेकिन प्रॉब्लम्स जो इससे थी फिर भी सॉल्व नहीं हुई। इसलिए 8 अगस्त 2024 को नए बिल्स लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए गए, ताकि रूल्स क्लियर बनाया जाए, वक्फ बोर्ड की फंक्शनिंग बेटर हो और वक्फ प्रॉपर्टीज का डेवलपमेंट एफिशिएंटली हो। और अभी 4 अप्रैल 2025 में ये बिल्स लोकसभा में लाए गए, जो कि प्रेसिडेंट से पारित हो गए। 9.4 लाख एकड़ की जमीन और फिर भी गरीबी। इनके पास मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, शॉप्स भी हैं और खेती वाली जमीन भी है, लेकिन फिर भी वक्फ बोर्ड की कमाई इतनी कम क्यों है? 2006 की सच्चर कमेटी ने खुद कहा था कि अगर इन जमीनों का सही तरीके से इस्तेमाल हो तो वक्फ बोर्ड हर साल 12,000 करोड़ रुपए कमा सकता है। सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्ड ने जमीन को मिसमैनेज किया। इसी कंफ्यूजन के बीच सरकार को अमेंडमेंट्स लाने की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि क्लियरली कुछ तो सीरियसली गलत था। इसमें कई दिक्कतें थी। वक्फ लैंड का मिसयूज हो रहा था, करप्शन के इल्जाम लगातार बढ़ रहे थे। कई जगहों से यह भी सुनने को मिला कि वक्फ बोर्ड दूसरों की जमीन पर भी बिना किसी स्ट्रॉन्ग लीगल बेस के क्लेम कर लेता है। जो ट्राइब्यूनल सिस्टम बनाया गया था डिस्प्यूट्स के लिए, उसे लोग बायस मानते थे। और लिमिटेशंस लॉज, कुछ टाइम पीरियड जब कोई भी इंसान इसको डिस्प्यूट कर सकता था, इतने अनफेयर थे कि आम आदमी को अपना हक
पाने के बेसिक चांस भी नहीं मिलता था। और फिर कुछ केसेस आए जिन्होंने और सवाल खड़े कर दिए। एक एग्जांपल मध्य प्रदेश का है। रियाज खान जो उज्जैन वक्फ बोर्ड का हेड था, उसने वक्फ लैंड पर 115 शॉप्स, 2 स्कूल और 5 ऑफिस रूम्स खुद ही डेवलप करा लिए। इन सब जगहों पे रेंट भी वसूल किया गया, वो भी धमकी देकर। ना बोर्ड को कोई रिपोर्ट, ना कोई पैसा। जब इंक्वायरी हुई तो 7 करोड़ का रिकवरी नोटिस रियाज खान को गया। तो इन्हीं दिक्कतों को लेकर हाल ही में लोकसभा में कई नए अमेंडमेंट्स लाए गए। पहला और इंपॉर्टेंट बदलाव, कौन अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ बना सकता है। पहले वक्फ एक्ट कहता था कि कोई भी व्यक्ति चाहे मुस्लिम हो या नहीं हो, अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर सकता है। लेकिन अमेंडमेंट के बाद ये क्लियरली डिफाइन कर दिया गया है, सिर्फ वही व्यक्ति जो पिछले 5 साल से इस्लाम को एक्टिवली फॉलो कर रहा हो, वही अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ बना सकता है। यानी अब हिंदू, सिख, जैन या किसी और धर्म के लोग वक्फ डिक्लेरेशन नहीं कर सकते। अब ये बदलाव किसी के लिए लॉजिकल है तो किसी के लिए ये एक और कंट्रोल मैकेनिज्म लगता है। वक्फ बाय यूजर एक काफी कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट था, जिसमें अगर किसी प्रॉपर्टी पर सालों से रिलीजियस एक्टिविटीज हो रही है, जैसे नमाज या अजान, तो उस प्रॉपर्टी को बिना किसी ऑफिशियल रिकॉर्ड के वक्फ मान लिया जाता था। एक केस में एक आदमी के पास अपनी जमीन के 2 सेल डीड्स थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब पब्लिक नमाज पढ़ रही है और मॉस्क है तो ये प्रॉपर्टी वक्फ की होगी। इसी लॉजिक ने ज्ञानवापी मस्जिद केस को भी इन्फ्लुएंस किया, जहां असली मालिक अपनी जमीन पर हक नहीं कर पाया। लेकिन नए अमेंडमेंट्स के साथ वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है और अब सिर्फ ऑफिशियल डिक्लेरेशन के बेसिस पर ही प्रॉपर्टीज वक्फ मानी जाएगी। ऑपोजिशन का कहना है कि इस कॉन्सेप्ट के इम्प्लीमेंटेशन से काफी कंफ्यूजन हो सकती है। अगर मस्जिद या कब्रिस्तान का प्रूफ मांगना पड़े कि वो कब से वहां है, तो पुरानी प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट कहां से मिलेंगे। इससे लिटिगेशंस का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। उन्हें यह भी डर है कि नए अमेंडमेंट से प्रॉपर्टी को साबित करना और मुश्किल हो जाएगा, जिससे हर मस्जिद और कब्रिस्तान को कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और कभी भी किसी ग्रेव के नीचे तक खुदाई करने की परमिशन भी मिल सकती है। एक और बड़ा इशू सामने आया कि वक्फ बोर्ड ने गवर्नमेंट लैंड्स पर भी क्लेम डालने शुरू कर दिए थे। सोचिए, एक तरफ सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रही थी, हाईवेज, रेलवेज, पब्लिक फैसिलिटीज, और दूसरी तरफ उन्हीं लैंड्स पर वक्फ बोर्ड अपना हक जताता था। हैदराबाद का एक केस है जिसमें एक डेंस फॉरेस्ट एरिया को डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्लियर किया, लेकिन जब वक्फ बोर्ड ने उस पर क्लेम डाल दिया तो पूरा प्रोजेक्ट ही अटक गया। इन वक्फ एक्ट्स में कुछ और प्रॉब्लम्स भी हैं, तो कुछ और कोर प्रॉब्लम्स जो पुराने सिस्टम में थी वो समझते हैं। पहला, कौन डिसाइड करता है कि वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं। हर स्टेट में एक वक्फ सर्वे कमीशन होता है। ये ऑफिसर डिसाइड करता है कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ मानी जाए और उसके बाद एक लिस्ट बना के स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट की जाती है। उस लिस्ट के बेसिस पर एक गैजेटेड नोटिफिकेशन पब्लिश होता है जिसमें बताया जाता है कि कौन से प्रॉपर्टीज ऑफिशियली वक्फ हैं। सरकार का कहना है कि प्रॉब्लम्स ये थी कि ये पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं था। कौन डिसाइड करेगा, किस अथॉरिटी के पास फाइनल पावर है, इसमें क्लैरिटी ही नहीं है। दूसरा कोर प्रॉब्लम है टाइम लिमिट टू चैलेंज। जब गैजेट लिस्ट पब्लिश होती थी तो अगर आपको ऑब्जेक्शन करना हो, आपके पास सिर्फ 1 साल होता था। अगर आप 1 साल के अंदर केस नहीं करते तो प्रॉपर्टी लीगली वक्फ के नाम हो जाती थी, चाहे आपका असली हक उस जमीन पर हो या नहीं। तीसरा, वक्फ ट्राइब्यूनल, जहां अपील का ऑप्शन ही नहीं था। वक्फ से रिलेटेड डिस्प्यूट्स आप सिविल या रेवेन्यू कोर्ट्स में नहीं ले जा सकते थे, सिर्फ वक्फ ट्राइब्यूनल में जाना पड़ता था और ट्राइब्यूनल का डिसीजन फाइनल होता था। अगर आप उस डिसीजन से डिसएग्री करते तो आपको सिर्फ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन मिलता, वो भी लिमिटेड ग्राउंड्स पे, यानी नॉर्मल अपील का रूट ही नहीं था। सरकार कहती है कि ये सब दिक्कतें देखकर नए कानून लाए गए जिनके तहत कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म किए गए हैं। पहला, सर्वे की अथॉरिटी अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास होगी। पहले सर्वे किस अथॉरिटी से करवाए जाएं ये क्लियर नहीं था। अब अमेंडमेंट के बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सर्वे और वेरिफिकेशन का जिम्मा दिया गया है। अगर कलेक्टर डिसाइड करता है कि प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है तो वक्फ का क्लेम ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी कुछ लोगों को शंका है। क्रिटिक्स का कहना यह है कि कलेक्टर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो इम्पार्शियलिटी पे सवाल उठते हैं। क्या वो न्यूट्रल होगा? कहीं ऐसा तो नहीं गवर्नमेंट अपने इंटरेस्ट के लिए किसी भी प्रॉपर्टी को अपना बता दे और वक्फ का क्लेम हटा दे। दूसरा अमेंडमेंट, लिमिटेशन पीरियड अब 1 साल की बजाय 12 साल का होगा। पहले वक्फ बोर्ड के केस में सिर्फ 1 साल का लिमिटेशन पीरियड होता था, जिससे लोगों को अपना हक प्रूव करने का मुश्किल होती थी। अगर 1 साल के अंदर ऑब्जेक्शन नहीं दिया जाता तो प्रॉपर्टी वक्फ के नाम हो जाती। आज भी कई केसेस में लोग अपने हक के लिए वक्फ पर एक्शन नहीं ले पाते, लेकिन अब नए लॉ के तहत
हर प्रॉपर्टी केस में 12 साल का लिमिटेशन पीरियड अप्लाई होगा, जैसे सिविल लॉ में होता है। तीसरा चेंज जो आया है वो वुमेन्स राइट के लिए है। मैरिड डॉटर्स को हक दिया जाएगा। ट्रेडिशनली वक्फ प्रॉपर्टीज का इनहेरिटेंस में सिर्फ मेल हेयर्स को कंसीडर किया जाता था और मैरिड डॉटर को एक्सक्लूड कर दिया जाता था, लेकिन नए अमेंडमेंट्स के बाद मैरिड डॉटर्स को उनका इक्वल शेयर मिलने का हक दिया गया है। उनका नाम डिनाई नहीं किया जा सकता, जो उनके लिए एक बड़ा स्टेप है टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी। पहले वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम ही मेंबर बन सकते थे। अब नए अमेंडमेंट के बाद बोर्ड में 2 मुस्लिम वुमेन और 2 नॉन मुस्लिम मेंबर का होना मैंडेटरी कर दिया गया है। नॉन मुस्लिम मेंबर का रोल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर तक सीमित होगा, रिलीजियस अफेयर में नहीं। और पांचवा बड़ा स्टेप जो लिया गया है वो है ट्रिब्यूनल में लीगल एक्सपर्ट्स। पहले ट्रिब्यूनल में एक मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट होता था जो सिर्फ इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस को देखता था। अब उसकी जगह एक प्रेसिडेंट या रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट होगा जो लीगल प्रिंसिपल के बेसिस पर डिसीजन लेगा, सिर्फ रिलीजियस ग्राउंड्स पर नहीं। क्रिटिक्स ने यह सवाल उठाया कि अगर मुस्लिम वुमेन के लिए इतना कंसर्न है सरकार, तो रूलिंग पार्टी के पास एक भी मुस्लिम वुमेन एमपी क्यों नहीं है? तो किसके नाम पे ये बिल लाए गए हैं? ऑपोजिशन का यह भी कहना है कि हिंदू मंदिर बोर्ड्स में तो हिंदूज का कंट्रोल है, तो दूसरे धर्मों को वहां क्यों नहीं लाया जाता? इससे यह साफ दिखाई देता है कि लोगों को ये लगता है जो मेजर चेंजेस लाए गए वो किसी स्पेसिफिक एजेंडा को पुश करने के लिए हो रहे हैं। हर विषय में तर्क वितर्क होते हैं, तभी डेमोक्रेसी होती है। हमारा काम था आपको फैक्ट्स प्रेजेंट करने का, और सारे फैक्ट्स हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। अब आप अपने ओपिनियन कमेंट करके बताएं, क्या ये अमेंडमेंट सही है? क्या ये अमेंडमेंट जरूरी थे, या एक हथियार बन गया है जिससे कंट्रोल ज्यादा सरकार के पास जाए?